हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। मैं स्वयं एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके करियर क्लासेस में। तो कैसे हैं साथियों और कैसे चल रही है आप सब लोग की लेखपाल की तैयारी। तो साथियों जैसा कि आप जानते हैं ग्रामीण परिवेश का सिलेबस मैं लगभग करा चुका हूं, उसी में प्रैक्टिस कर रहा था। अभी 4-5 दिन से लगभग आपकी प्रैक्टिस बंद हो गई थी। बंद होने का कारण ये था कि थोड़ा सा देखो, पहले तो मेरा स्वास्थ्य ख़राब हो गया था, उसके बाद फिर मैंने अभी आपके लिए जीएस की एक टॉप 50 की प्रैक्टिस शुरू करी है। तो सुबह कोचिंग चलती है, चूँकि यहाँ पे तो ऑफलाइन बैचेस सुबह रहते हैं, शाम को भी बैच रहता है, तो फिर समय कम मिल पा रहा था। तो उसकी वजह से फिर मैंने सोचा कुछ क्लासेस पहले उसकी करा दूँ जीएस की। तो टॉप 50 के 4 को प्रैक्टिस मैंने करा दी हैं और बाकी मिलती रहेगी आपके लिए इसी तरह से। तो वो आपके लिए लेखपाल, पुलिस, सुपर टेट, पैट, बहुत सारे एग्जामों के लिए जीएस आपके लिए लगभग सभी वनडे एग्जामों के लिए आपकी काम की थी वो। तो मैंने सोचा चलो लेखपाल की थ्योरी करा दी, प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ धीरे धीरे, जीएस भी शुरू कर दूँ। तो जीएस शुरू कर दी, तो उस वजह से मैं इसको थोड़ा समय कम दे पा रहा था। तो अभी मैंने सोचा फिर आपके लिए चलो प्रैक्टिस आज कराते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेखपाल की 8 प्रैक्टिस हो चुकी हैं ग्रामीण परिवेश की, आज नवी प्रैक्टिस लेकर आया हूँ। तो देखते हैं आज की प्रैक्टिस के इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जिन लोगों से जो चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक इसको पहुँचाइएगा। तो देखिए आज की प्रैक्टिस सेशन का पहला सवाल, आधुनिकीकरण ने मानव मन के किस दृष्टिकोण में परिवर्तन किया है। यानी जो हमारा मॉडर्न टाइम है उसने मानव मन के किस दृष्टिकोण में परिवर्तन किया है। ऑप्शन ए जातिगत दृष्टिकोण, ऑप्शन बी धार्मिक दृष्टिकोण, ऑप्शन सी सांस्कृतिक दृष्टिकोण और ऑप्शन डी ये सभी। तो बताइए आधुनिकीकरण ने मानव के किस दृष्टिकोण में परिवर्तन किया है, बताइएगा। तो आधुनिकीकरण जब हुआ है तो इसके बाद मानव के जातिगत, धार्मिक और सांस्कृतिक तीनों दृष्टिकोणों में बदलाव हुआ है या उसने तीनों में परिवर्तन किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। ओके, तो इसी के साथ आज के सेशन का दूसरा सवाल देखते हैं कि ग्रामीण परिवेश में कच्चे मकानों पर चांद, सूरज, पक्षियों के चित्र, लोक नृत्य तथा गीत क्या दर्शाते हैं। गांव में आपने देखा होगा जो कच्चे मकान होते हैं उन पर रंग बिरंगे चांद, सूरज, पक्षियों के चित्र, लोक नृत्य और गीत दर्शाए जाते हैं। तो उनका क्या मतलब है। ऑप्शन ए ग्रामीण संस्कृति, ऑप्शन बी ग्रामीण विचारधारा, ऑप्शन सी ग्रामीण राजनीति और ऑप्शन डी ग्रामीण धर्म। तो ये क्या दर्शाते हैं। तो बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ये दर्शाते हैं हमारे गांव की संस्कृति या ग्रामीण संस्कृति को। ठीक है, तो इसी के साथ अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सी विधा ग्रामीण समाज में मनोरंजन से जुड़ी सांस्कृतिक विधा नहीं है। यहाँ पे 4 विधाएं दी हुई हैं, आपको बताना है ग्रामीण समाज में मनोरंजन इनमें से किससे नहीं होता है। नौटंकी, बारहमासा, लोक संगीत या सिनेमा। तो बताइए गांव में इसमें से किससे नहीं होता है मनोरंजन। तो नौटंकी भी होती है गांव में, बारहमासा भी होता है, लोक संगीत भी होता है, नौटंकी भी होती है। तो होता क्या नहीं है, तो गांव में सिनेमा नहीं होता है। सिनेमा ग्रामीण समाज की सांस्कृतिक विधा नहीं है, सिनेमा शहरों में ही होता है या कस्बों में होता है। अगला सवाल देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है। जालौन, गाजियाबाद, जौनपुर या वाराणसी। तो बताइए सबसे ज़्यादा जनघनत्व कौन से ज़िले में है यूपी के। सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाले ज़िले की अगर बात करते हैं तो वो आपका हो जाता है 2011 के आंकड़ों के अनुसार जिला गाजियाबाद। कौन सा है वो है जिला गाजियाबाद, जहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है जो कि करीब करीब आपका 3971 वर्ग मीटर प्रति वर्ग मीटर है। 3971 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर है। तो अगर सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले की बात करें तो वो आपका ललितपुर है, जहाँ पे 242 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ललितपुर में सबसे कम है और सबसे अधिक गाजियाबाद में है 3971 प्रति व्यक्ति किलोमीटर। ठीक है, अगला ग्रामीण समाज से संबंधित निम्न कथनों में से सही को चिन्हित कीजिए। ग्रामीण समाज से संबंधित यहाँ पे 4 कथन दिए हुए हैं, आपको सही कथन बताने हैं। ठीक है, शिक्षा का स्तर विस्तृत होता है, एक सामाजिक कार्य किसी एक वर्ग से दूसरे वर्ग में निरंतर परिवर्तित होता है, एक सामाजिक समूह या वर्ग में निरंतर बदलाव होता है, एक सामाजिक समूह या वर्ग में निरंतर बदलाव नहीं होता है। तो आप बताइए। देखो ग्रामीण समाज में शिक्षा का स्तर तो विस्तृत नहीं होता, ऑप्शन ए गलत है। एक सामाजिक कार्य का किसी दूसरे सामाजिक कार्य में निरंतर परिवर्तित होता है, ये भी गलत है।
तीसरा, एक सामाजिक समूह या वर्ग में निरंतर बदलाव होता है, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक सामाजिक समूह या वर्ग में निरंतर बदलाव नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ग्रामीण समाज में होता क्या? ग्रामीण समाज में वास्तविक रूप से सामाजिक संरचना एक सुंदर, बहुत ही ज़्यादा चित्र प्रस्तुत करती है गाँव में, जिसमें विवाह, परिवार, वंश, गोत्र, नातेदारी, जाति, धर्म, राजनीतिक, आर्थिक समूह और वर्ग सब शामिल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे निरंतर बदलाव देखने को नहीं मिलता है। अगला सवाल, इंदिरा आवास योजना जो एक केंद्र समर्थित योजना है का राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात क्या है? जो इंदिरा आवास योजना है एक केंद्र सरकार की योजना है, तो आपसे पूछा जा रहा है इसका केंद्र और राज्य सरकार का रेशियो क्या है? ऑप्शन ए 80:20, ऑप्शन बी 75:25, ऑप्शन सी 66:34, ऑप्शन डी 20:80। तो बताइए क्या सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 75:25। ये अनुपात है, इसमें केंद्र का 75% और राज्य का 25% लागत इसमें लगती है। ठीक है, अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की? बताइए, और कमेंट में मुझे बताइएगा कि कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, और कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता की बात करूं तो इसकी अध्यक्षता अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज यूले थे, इन्होंने की थी। किसने? जॉर्ज यूले ने की थी। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर स्थापना की बात करें हम, तो ये 72 लोगों की उपस्थिति में या 72 प्रतिभागियों की उपस्थिति में 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। कहाँ हुई थी? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। ठीक, अगर मैं इसके प्रथम अधिवेशन की बात करूं तो इसका प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, और उसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। ठीक है, तो इसी के साथ अगला सवाल देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात है। जो अनुसूचित जाति हैं एससी हैं, इनमें लिंगानुपात कितना है? तो 999, 951, 958 या 943। तो बताइए। तो अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात जो है वो तो है आपका 951। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों में जो एसटी हैं, एसटी में 951 है, राइट आंसर इसका बी है। और अनुसूचित जातियों की अगर हम बात करें एससी की, तो इसमें 907 है। एससी में 907 है, एसटी में 951 है लिंगानुपात। ठीक है, 1000 पुरुषों पे इतनी महिलाएं हैं। तो इसके साथ ही अगला सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? तराई क्षेत्र, नीलगिरी पहाड़ी, गंगा यमुना का मैदान या बुंदेलखंड। तो बताइएगा आप लोग। बेटा तराई क्षेत्र भी है, गंगा यमुना का मैदान भी है, बुंदेलखंड भी है, और नीलगिरी पहाड़ी ये साउथ में पड़ती हैं आपकी, केरल और तमिलनाडु के पास में। तो आपका यही शामिल नहीं है, इसलिए बी इज़ द राइट आंसर। ओके, अगला सवाल। उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब शुरू की गई? उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब शुरू की गई? 1960 में, 1976 में, 1972 में या 1984 में? तो बताइए। तो उत्तर प्रदेश में जो सामाजिक वानिकी योजना शुरू की गई थी, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 1976 में। ठीक है, सामाजिक वानिकी का जो अर्थ होता है, इसमें होता क्या है? लोगों के लिए लोगों द्वारा चलाया गया ये कार्यक्रम है। लोगों के लिए लोगों के द्वारा चलाया गया ये कार्यक्रम है। इसमें होता क्या है? जो खाली भूमि पड़ी है, खाली स्थान पड़े हैं, उन पर फलदार या छायादार वृक्ष लगाए जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल। उत्तर प्रदेश का प्रथम वनग्राम कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का प्रथम वनग्राम कहाँ स्थित है? सोनभद्र में, पीलीभीत में, बरेली में या ललितपुर में? तो बताइए, वनग्राम उत्तर प्रदेश का पहला कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश का जो पहला वनग्राम है ये आपका सोनभद्र में स्थित है। पूछ सकते हैं उस वनग्राम का नाम क्या है? तो उस वनग्राम का नाम है बेलहथी। क्या नाम है आपका? बेलहथी। ये उत्तर प्रदेश का प्रथम वनग्राम है जो कि सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है, जिसका नाम है बेलहथी। ठीक है, सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है
जो अपनी सीमा 4 राज्यों के साथ साझा करता है। कौन कौन से वो राज्य हैं? एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार। इन 4 राज्यों से सोनभद्र अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, ओके। इसी के साथ अगला सवाल देखते हैं। फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, बिहार में या उत्तर प्रदेश में? तो फुलहर झील की अगर मैं बात करूं तो फुलहर झील उत्तर प्रदेश में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है पीलीभीत ज़िला, जो कि तराई का ज़िला है, जो कि आपका नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ ज़िला है, उत्तराखंड से लगा हुआ ज़िला है। तो यहीं पे आपकी फुलहर झील पड़ती है। ठीक है, इसको ही फुलहर ताल कहते हैं, इसको ही पंगैती फुलहर ताल कहते हैं और इसी को गोमत ताल भी कहते हैं। ये आपकी पीलीभीत में पड़ती है। ठीक है, जिससे आपकी गोमती नदी का उद्गम हुआ है। फुलहर झील से आपसे पूछ ले कि गोमती नदी का उद्गम किससे हुआ है, तो फुलहर झील से ही आपका पीलीभीत से गोमती नदी का उद्गम हुआ है। मावतांडा पड़ती है पूरनपुर तहसील के अंदर एक जगह, वहाँ से इसका उद्गम हुआ है। ठीक है, और गोमती नदी के किनारे कौन कौन से शहर प्रमुख हैं? तो लखनऊ, जौनपुर इत्यादि जो हैं वो गोमती नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं इसी के साथ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर प्रारंभ की गई? जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है ये किस प्रधानमंत्री के बर्थडे पे शुरू की गई थी? राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनके जन्म दिवस पर शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री जो हमारे रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है, इनके जन्म दिवस पर शुरू की गई थी। कब? 25 दिसंबर सन 2000 को। 25 दिसंबर सन 2000 को अटल जी के जन्मदिन पर इसको शुरू की गई थी। ठीक है, और ये योजना संपूर्ण लागत जो इस योजना पे लगती है वो केंद्र सरकार इस पे लगाती है। ठीक है, तो ये योजना 100% केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है जी, ओके बेटा जी। अगला सवाल देखते हैं। इनमें से कौन सी आलू की किस्म है? 4 प्रजातियां दी हैं, इनमें आपको बताना आलू की कौन सी है। कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी चिप्सोना फर्स्ट, कुफरी लालिमा या ये सभी? तो बताइए आलू की इसमें से कौन सी किस्म है? कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी चिप्सोना सेकंड भी होती है, कुफरी लालिमा, इसके अलावा होती है कुफरी ज्योति, कुफरी बादशाह। ये सारी की सारी आलू की किस्में हैं। ठीक है, तो डी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं इसी के साथ। कृषि की दृष्टि से सबसे हानिकारक योजना कौन सी है? पंचवर्षीय जो योजना चली थी तो उनमें से कौन सी ऐसी योजना है जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ कृषि को? 6ठी, 7वीं, 9वीं या 12वीं? तो बताइए। तो जो हमारी एक परियोजना आई थी आपकी कृषि की दृष्टि से 9वीं पंचवर्षीय योजना, ये सबसे नुकसानदायक परियोजना मानी जाती है। आपसे पूछ ले कोई 9वीं परियोजना का कार्यकाल क्या था, तो 1997 से लेकर सन 2002 तक रही ये परियोजना। ये कृषि की दृष्टि से सबसे हानिकारक परियोजना सिद्ध हुई, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, इसी के साथ अगला सवाल देखते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किस मॉडल पर था? या द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? BN गॉडविल, BKRB राव, PC मानलोविस या CN वकील? तो जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना आई थी आपकी, जो कब आई थी, ये 1956 में आई थी और 1961 तक रही थी। 1956 से लेकर 1961 तक रही थी ये। ठीक है, और इस योजना के अंतर्गत भारत में 3 लौह इस्पात संयंत्र लगाए गए थे, ये आपको मैं कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, तो बेटा ये PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, या इन्हीं के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था। इसी का प्रारूप इन्होंने तैयार किया था, PC महालनोबिस साहब ने। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, ऑफलाइन भी पढ़ाया हूँ, ऑनलाइन भी पढ़ाया हूँ, ग्रामीण परिवेश में प्रैक्टिस में भी कराया हूँ। अगला सवाल है, रबी की फसल की समाप्ति का समय है। जो रबी की फसल बोई जाती है उसकी समाप्ति का क्या समय है? पहले तो मुझे बताओ बोई कब जाती है। तो बेटा ये अक्टूबर और नवंबर में तो बोई जाती है, अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है। आपसे पूछा गया समाप्ति का समय, यानी इसकी कटाई कब होती है, तो बताइएगा। इसकी कटाई जो होती है आपकी वो मार्च और अप्रैल में होती है, तो ए इज़ द राइट आंसर। मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होती है। और रबी की कुछ जो प्रमुख फसलें हैं जैसे चना है, मटर है, गेहूँ है, जौ है, ये सब रबी की प्रमुख फसलें हैं। ठीक है, अगला सवाल, आलू के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार या मध्य प्रदेश? तो आलू उत्पादन में हमारा यूपी ही सबसे आगे है।
उत्तर प्रदेश आलू उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पे है। दूसरे स्थान पर है आपका पश्चिम बंगाल और तीसरे स्थान पे आपका बिहार है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च सेंटर कहाँ है या केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो बेटा आपका ये शिमला में पड़ता है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ पे पड़ता है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च सेंटर। ठीक है, इसी साथ अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 19 आज की प्रैक्टिस सेशन का, कि एक कंचवासी किसके बराबर होता है? 20 उन्नवासी, 20 विश्वांसी, 20 विश्वा या 4 एकड़। तो एक कंचवासी किसके बराबर होता है? तो एक कंचवासी बराबर होता है 20 उन्नवासी के बराबर होता है। ठीक है, एक कंचवासी 20 उन्नवासी के बराबर होता है, और एक विश्वांसी 20 कंचवांसी के, जो एक विश्वांसी होता है ये एक अगर है तो ये 20 कंचवासी के होता है। एक विश्वासी 20 कंचवासी बराबर होता है, यानी विश्वासी कंचवासी से बड़ी यूनिट है। ये एक होगा, ये 20 होंगे। ठीक है, तथा एक पक्का बीघा जो होता है उसमें 20 बिस्सा होते हैं। ये एक पक्का बीघा में होते हैं 20 बिस्सा। हमने यहाँ पे पूछा था आपसे एक कंचवासी किसके बराबर होता है, तो ये 20 उन्नवासी के बराबर होता है। सही है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ थ्योरी में भी। अगला सवाल, किस सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली? चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा किस सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली? तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बारदोली सत्याग्रह। तो बारदोली सत्याग्रह में महिलाओं के द्वारा, ये भी पूछ रहे थे किसके द्वारा, तो महिलाओं के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी गई थी। कहाँ पे? बारदोली सत्याग्रह में, बारदोली वाले में। सही है, पूछ लेते किसके द्वारा, तो महिलाओं के द्वारा। अगला सवाल, मोपला विद्रोह किससे संबंधित है? बंगाल के मुस्लिमों से, गुजरात के हिंदुओं से, मालाबार तट केरल के मुस्लिम किसानों से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मोपला विद्रोह किससे है? तो मोपला विद्रोह बेटा ये ऑप्शन सी, मालाबार तट है जो केरल में पड़ता है, यहाँ के मुस्लिम किसानों से संबंधित है। ठीक है, इस विद्रोह में हुआ क्या था, प्रमुख कारण थे इसके लगान लेना और नजराना लेना शामिल था। ठीक है, अंग्रेज लगान लेते थे और बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, तो उसकी वजह से ये शुरू हुआ। ठीक है, अगला सवाल, OTS योजना के तहत यदि कोई व्यक्ति एक मुश्त पैसा देना चाहता है तो उसे कितने प्रतिशत की छूट दी जाएगी? एक योजना चलती है OTS योजना। ठीक है, अगर इसमें कोई व्यक्ति एक ही बार में अपना पैसा जमा करना चाहता है तो उसको कितने % की छूट दी जाएगी? अगर किसी ने लोन वगैरह ले रखा है, ठीक है, और कोई मकान वकान बनाना चाह रहा है, तो इस तरह से अगर आप एक ही बार में पैसा देना चाह रहे हो तो कितने % की आपको छूट मिलेगी? 5%, 10%, 2% या 1%? तो इसमें अगर कोई व्यक्ति एक साथ ही पैसा देना चाहता है तो उसे बेटा 2% तक की छूट मिल सकती है। कितनी? 2% तक की छूट। ठीक है, ये योजना OTS योजना विकास प्राधिकरण तथा उत्तर प्रदेश आवास और विकास परिषद के द्वारा संचालित की जाती है। अगला सवाल, महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना किस राज्य की योजना है? महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना किसकी योजना है? तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो महामाया आर्थिक गरीब मदद योजना किस राज्य की है? तो सबसे ज़्यादा गरीब आप जानते हो बेटा यूपी में ही हैं, तो ये उत्तर प्रदेश की योजना है। ये योजना 15 जनवरी 2010 को हमारे यूपी के CM उस समय मायावती जी थी, उनके जन्म दिवस पर शुरू की गई थी। 15 जनवरी 2010 को मायावती बहन जी के 54वें जन्म दिवस पे ही अवसर पे ये योजना प्रारंभ की गई थी, महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना। ठीक है, तो 2010 में 54 वर्ष की थी ये, 20 में 64 की हुई होंगी, अब 22 है, इस समय इनकी उम्र 66 वर्ष है। फिर भी बेचारी बहन जी 4 बार हमारे यहाँ की CM रह चुकी हैं और अब इनका यूपी से सुपड़ा साफ हो चुका है। अगला सवाल, प्रथम ऑनलाइन पशु गणना कौन सी पशु गणना है? जो पशु गणना होती है बेटा, तो प्रथम पहली बार पशु गणना ऑनलाइन वाली कब हुई है? ठीक है, ये हर 5 वर्ष में की जाती है। तो प्रथम ऑनलाइन पशु गणना कौन सी है? तो जो अभी 20वीं पशु गणना हुई है तो ये ऑनलाइन हुई है। ठीक है, पशु गणना प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है और इसकी शुरुआत की बात करें तो ये 1951 में शुरुआत हुई है, अभी इसकी 20वीं जनगणना हुई है। ठीक है, तो ये ऑनलाइन हुई है। ठीक है, इसी साथ अगला सवाल देखते हैं,
वर्ष 2012 की तुलना में वर्ष 2017 में पशुधन में कितने % की वृद्धि हुई। 2012 के बाद 2017 में जनगणना हुई है 20%, जो हमारी जो 20 में जनगणना है वो 2017 में हुई है, ठीक है। तो जो 19वीं 2012 में हुई है, तो 19 से 20वीं जनगणना में पशुधन में कितने % की वृद्धि हुई है, मुझे आप ये बताइए। 5.6%, 4.6% या 10% या 7.3%। तो 2012 में जो 19वीं जनगणना हुई थी उसकी तुलना में जो 20वीं जनगणना हुई है 2017 में, उसकी तुलना में आपकी 4.6% की वृद्धि हुई है, ठीक है। 2012 में बात करूं तो कुल पशुधन करीब 51 करोड़ 20 लाख का था, पूरे इंडिया में 51 करोड़ 20 लाख था, यानी 512 मिलियन। और 2017 में हो गया आपका 53 करोड़ 57 लाख, यानी 535.78 लाख बिलियन। समझ रहे हैं। तो ये आपकी इतने % वृद्धि हुई है। तो साथियों, कैसी लगी आपको ग्रामीण परिवेश की प्रैक्टिस, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ चैनल को जुड़े रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को पहुँचाइएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज की प्रैक्टिस यहीं पे ख़त्म करते हैं और बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।